महाराष्ट्र में आज एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। राज्य में एक ऐसा अफसर है जो लोगों की जान बचाने का काम कर रहा है, जो फूड माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ड्रग लॉबी और फूड माफिया मिलकर इस अफसर का ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक अफसर को हटाने के लिए ये माफिया 250 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर रहा है, ताकि इस ईमानदार आदमी को कुर्सी से हटाया जा सके और ये लोग फिर से जनता को जहर खिला सकें। मई 2024 मुंबई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सब फसाई के नाम से जानते हैं, उसका एक शानदार रीजनल ऑफिस के एक बहुत ही शानदार केबिन में असिस्टेंट डायरेक्टर अमोल जगताप अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने मेज पर कुछ फाइलें रखी थी। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। यह आदमी एक बहुत बड़ी प्राइवेट टेस्टिंग लैब का सीनियर मैनेजर था। इस लैब का काम था खाने के सैंपलों की जांच करना और सरकार को रिपोर्ट देना। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सर, मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। हमारे वो जो पिछले महीने के बिल पास होने हैं, उनका क्या हुआ? बिल तो पास हो जाएंगे, लेकिन आपको तो पता है कि आजकल ऊपर तक कितना कुछ देना पड़ता है। बिना उसके फाइल आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे पता है सर, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं 1,20,000 रुपए लाया हूँ। अब तो हमारे बिल पास हो जाएंगे ना? बिल पास समझे। और वो जो कुछ सैंपलों में दिक्कत आ रही थी, उनका क्या किया? अरे सर, वो सब हमने मैनेज कर लिया है। रिपोर्ट में हमने लिख दिया है कि खाना एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई केमिकल नहीं, कोई गंदगी नहीं, सब कुछ तय स्टैंडर्ड के हिसाब से है। गुड, ऐसे ही काम करते रहो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक असली घटना है। सीबीआई ने ठीक इसी तरह अमोल जगताप को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जब सीबीआई ने इस पूरे नेटवर्क के ठिकानों पर छापे मारे तो वहां से 1,80,00,000 रुपए नकद, सोने के बिस्किट और बेहिसाब जमीन जायदाद के कागज मिले थे। जरा सोचिए, जिस विभाग का काम आपके खाने को साफ रखना था, वो खुद इतना गंदा हो चुका था कि वो जहर को अमृत बताकर पास कर रहा था। पूरे देश का हाल यही था। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में पूरे देश में 2,23,000 से ज्यादा फूड सैंपलों की जांच हुई और उनमें से 40,000 से ज्यादा सैंपल फेल हो गए। हर 5 में से एक सैंपल खाने लायक नहीं था। और सजा कितनों को मिली? पूरे साल में सिर्फ 198 लोगों को। यह सिस्टम ऐसा बन चुका था कि कोई भी आता, कुछ पैसे खिलाता और सड़ा हुआ खाना बेचकर करोड़ों कमा लेता। लोगों की जान जा रही थी। बिहार में मिड डे मील खाने से 22 बच्चों की मौत हो चुकी थी। कर्नाटक में 12 लोग भगवान का प्रसाद खाकर मर गए थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। माफिया मस्त था और जनता बेबस थी। लेकिन 25 मई 2026 को इस पूरे खेल में एक ऐसा आदमी एंट्री लेता है जिसने इस पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। 25 मई 2026 महाराष्ट्र एफडीए का हेडक्वार्टर। ऑफिस में सब कुछ आम दिनों जैसा था। तभी ऑफिस के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है। ये थे तुकाराम मुंडे। 21 साल की सर्विस और 25 बार ट्रांसफर। मुंडे सीधे कमिश्नर के केबिन में गए। उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली और इंटरकॉम का बटन दबाया। मुझे इस दफ्तर के सारे सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग चाहिए, अभी इसी वक्त। और पिछले 1 साल में जितनी भी पेनल्टी लगाई गई हैं, उनकी सारी फाइलें मेरे टेबल पर होनी चाहिए। 10 मिनट के अंदर सारे अफसर मीटिंग रूम में मौजूद थे। मुंडे ने एक फाइल उठाई और उसे टेबल पर जोर से पटका। ये क्या है? मुंडे ने सामने बैठे एक अफसर से पूछा। सर, ये पिछले महीने की चालान रिपोर्ट है। हमने शहर की कई दुकानों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना? तुम लोग इसे जुर्माना कहते हो? किसी दुकान में एक्सपायरी डेट का माल मिला, तुमने 5,000 का जुर्माना लगा दिया। किसी के खाने में कॉकरोच मिला, तुमने 10,000 लेकर उसे छोड़ दिया। वो आदमी अगले दिन फिर से वही गंदगी बेच रहा है। क्या तुम लोगों को ये मजाक लगता है? सुन लो मेरी बात, आज से ये खेल बंद। आज के बाद अगर किसी जगह पर लोगों की जान से खिलवाड़ होता हुआ मिला तो वहां जुर्माना नहीं लगेगा, वहां सीधा ताला लगेगा। और जो बाबू या इंस्पेक्टर बीच में पैसे खाने की कोशिश करेगा, मैं उसे सस्पेंड नहीं करूंगा, सीधे जेल भेजूंगा। मीटिंग खत्म, अपने अपने काम पर लग जाओ। मुंडे कोई हवा में बातें नहीं कर रहे थे। उनका पूरा करियर इसी तरह की कार्रवाइयों से भरा हुआ था। 1975 में महाराष्ट्र के बीड जिले के एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में जन्मे मुंडे ने बचपन से ही संघर्ष देखा था। उन्होंने 10वीं क्लास तक खुद खेतों में मजदूरी की थी, कुएं खोदे थे, फसल मंडी में बेची थी। उन्होंने एमपीएसएससी की परीक्षा 3 बार दी और तीनों बार फेल हुए। चौथी बार वो पास हुए और 2004 में यूपीएसएससी में पूरे देश में 20वां रैंक हासिल किया। आईएएस बनने के बाद जब उनकी पहली पोस्टिंग सोलापुर में हुई तो ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने एक ताकतवर नेता का इल्लीगल बार बंद करवा दिया था। नांदेड़ में रेत माफिया के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया कि सरकार को उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी। नासिक में पोस्टिंग के दौरान वो एक मंदिर गए थे
वहां प्रसाद प्लास्टिक में दिया जा रहा था। उन्होंने आरती करने के तुरंत बाद मंदिर के अंदर ही इंस्पेक्शन चालू कर दिया था। उनके इस रवैये की वजह से हर बार उनका ट्रांसफर कर दिया जाता। 25 बार उन्हें एक कुर्सी से उठाकर दूसरी कुर्सी पर फेंका गया, लेकिन वो कभी नहीं बदले। और अब ये आदमी उस विभाग में आ चुका था जिसका सीधा ताल्लुक 12 करोड़ लोगों की सेहत से था। 10 जून 2026 FDA ऑफिस। तुकाराम मुंडे अपनी एक स्पेशल टीम के साथ एक बहुत ही अहम मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों से दूध के सैंपल मंगवाए थे और उन सब की लैब रिपोर्ट उनके सामने रखी थी। सर, रिपोर्ट बहुत ही डरावनी है। हमने जो 50 सैंपल उठाए थे उनमें से 40 सैंपल पूरी तरह से फेल हैं। उनमें फैट की मात्रा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि उनमें कुछ ऐसे केमिकल मिले हैं जो दूध में होने ही नहीं चाहिए। ये केमिकल क्या करते हैं? सर, ये सीधा कैंसर करते हैं। अगर कोई बच्चा ये दूध लगातार पी ले तो उसकी किडनी कुछ ही सालों में पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ये लोग यूरिया, वॉशिंग पाउडर और घटिया तेल मिलाकर दूध बना रहे हैं। ये दूध की मिलावट नहीं है, ये मास मर्डर की तैयारी है। ये लोग हर सुबह हमारे घरों में जहर भेज रहे हैं। ये सप्लाई कहां से आ रही है? सर, ये सप्लाई छोटे ठेले वालों से नहीं आ रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। ये शहर के बाहर कुछ सुनसान गोदामों से ट्रकों में भरकर आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके नेटवर्क बहुत मजबूत हैं। हम जैसे ही किसी गोदाम की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें पहले ही खबर मिल जाती है और वो सब साफ कर देते हैं। खबर इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे ही दफ्तर के लोग उन्हें फोन करते हैं। लेकिन आज रात ऐसा नहीं होगा। आज रात जो रेड होगी उसकी जानकारी किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन को नहीं दी जाएगी। आप लोग अपने फोन अभी इसी टेबल पर रख दीजिए। रात के 2 बजे मुंडे खुद अपनी टीम के साथ बिना बत्ती वाली गाड़ियों में निकल पड़े। वो सीधे छत्रपति संभाजी नगर के बाहरी इलाके में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा टिन शेड का गोदाम था। बाहर से कोई बोर्ड नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबाड़खाना हो। टीम ने गोदाम का ताला तोड़ा और अंदर घुस गई। अंदर का नजारा देखकर अच्छे अच्छे अफसरों के पसीने छूट गए। गोदाम के अंदर कोई गाय या भैंस नहीं थी। वहां सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। फर्श पर सफेद रंग का केमिकल फैला हुआ था जिससे बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। एक तरफ ड्रमों में कुछ ऐसा लिक्विड रखा था जो देखने में बिल्कुल दूध जैसा लग रहा था। कुछ लोग वहां खड़े होकर सफेद पाउडर को पानी में मिला रहे थे और उसमें ऊपर से एक खास तरह का तेल डाल रहे थे जिससे उसमें झाग बन सके। गोदाम का मैनेजर जो एक कोने में बैठा हिसाब कर रहा था, वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। आप लोग कौन हैं? अंदर कैसे आए? आपको पता है ये किसका गोदाम है? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये गोदाम किसका है। मुझे बस इतना पता है कि तुम लोग मौत का सामान बना रहे हो। सर, मैं अभी विधायक जी से बात करवाता हूँ, सब कुछ सुलझ जाएगा। मुंडे ने आगे बढ़कर उस मैनेजर के हाथ से फोन छीन लिया और उसे दीवार पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। विधायक जी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। आज रात से ये जगह सील है और तुम सीधा पुलिस स्टेशन जा रहे हो। टीम ने तुरंत केमिकल की किट निकाली और वहीं मौके पर जांच शुरू की। कुछ ही मिनटों में टेस्ट ट्यूब का रंग लाल हो गया। सर, इसमें भारी मात्रा में यूरिया और डिटर्जेंट है। ये पूरी तरह से सिंथेटिक है। इसमें दूध का एक कतरा भी नहीं है। सब कुछ सीज कर लो, एक भी बूंद बाहर नहीं जानी चाहिए। अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने पूरे महाराष्ट्र के फूड माफिया की कमर तोड़कर रख दी। मुंडे की टीम ने एक के बाद एक ऐसे दर्जनों गोदामों पर छापे मारे। 2 महीने के भीतर 1.5 लाख लीटर नकली दूध और 35 टन मिलावटी पनीर सड़कों पर बहा दिया गया। हजारों किलो नकली घी जो सड़े हुए जानवरों की हड्डियों से बनाया जा रहा था, उसे जब्त कर लिया गया। बाजार का हाल ये हो गया कि अचानक से दुकानों से दूध और पनीर गायब हो गया, क्योंकि जो असली सप्लायर थे वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे और जो नकली सप्लायर थे वो मुंडे के डर से अंडरग्राउंड हो चुके थे। माफिया को पहली बार समझ में आया कि इस बार उनका पाला किसी आम बाबू से नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी से पड़ा है जो उनके पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। दूध के बाद मुंडे की नजर एक और बड़े माफिया पर पड़ी, गुटखा और पान मसाला। महाराष्ट्र में गुटखा और तंबाकू वाले पान मसाले पर पूरी तरह से बैन था, लेकिन ये बैन सिर्फ कागजों पर था। असलियत ये थी कि हर पान की दुकान, हर गली के नुक्कड़ पर यह जहर खुलेआम बिक रहा था। इसके पीछे कई हजार करोड़ का कारोबार था। मुंडे ने अपने ऑफिस में एक अलग टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ गुटखा माफिया को खत्म करना था। मुझे छोटी दुकानों पर 20-20 पैकेट पकड़ने का शौक नहीं है। अगर एक पान वाले को पकड़ोगे तो वो 500 रुपए जुर्माना देकर छूट जाएगा। हमें वो डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो ट्रकों में भरकर ये माल दूसरे राज्यों से यहाँ लाते हैं। टास्क फोर्स ने अपना जाल बिछाया। मुखबिरों से जानकारी जुटाई गई और फिर एक साथ पूरे राज्य में ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले ही 7 दिन में मुंडे की टीम ने 203 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। 86 बड़े गोदामों पर ताला लगा दिया गया और 102 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी।
मुंडे ने सिर्फ पहले महीने में ही 34 करोड़ 66 लाख रुपए का बैन गुटखा और पान मसाला जब्त कर लिया। गुटखा माफिया तिलमिला उठा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को कैसे रोका जाए। मुंडे को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। अनजान नंबरों से कॉल आते। मुंडे साहब, बहुत तेज दौड़ रहे हो, याद रखना, ज्यादा तेज दौड़ने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखो, धंधे में टांग मत अड़ाओ। धमकियों का मुंडे पर उल्टा असर हुआ। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गुटखा सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया। ये जो गुटखा माफिया है, ये कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं। इनके खिलाफ मकोका की तैयारी करो। मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ये वो कानून था जो पुलिस बड़े बड़े आतंकवादियों और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन पर लगाती थी। इस कानून में अगर कोई अंदर जाता है तो उसे आसानी से बेल नहीं मिलती। मुंडे ने साबित कर दिया कि वो फूड अडल्ट्रेशन को एक छोटा अपराध नहीं बल्कि हत्या की साजिश मानते हैं। जुलाई का महीना आते आते मुंडे का खौफ पूरे राज्य में फैल चुका था। छोटे मोटे व्यापारी तो अपनी दुकानें खुद ही साफ करने लगे थे, लेकिन मुंडे का सबसे बड़ा शिकार अभी बाकी था। 24 जुलाई 2026, द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। मुंबई की वो जगह है जहां मेंबरशिप लेने के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं। शहर के सबसे बड़े नेता, बिल्डर और फिल्म स्टार्स यहां आते हैं। मुंडे की टीम अचानक वहां पहुंच गई। मैनेजर ने उन्हें बाहर ही रोकने की कोशिश की। सर, ये एक प्राइवेट मेंबर क्लब है, आप लोग ऐसे अंदर नहीं आ सकते। हमारे सारे पेपर एकदम सही हैं। टीम के लीडर ने मैनेजर को साइड में किया और सीधे किचन की तरफ बढ़ गए। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वो जगह जहां प्लेट की कीमत हजारों में होती थी, वहां सफाई सड़क के ढाबे से भी बदतर थी। एक इंस्पेक्टर ने एक बड़े से फ्रिज का दरवाजा खोला। अंदर सब्जियों के ऊपर सफेद रंग की फफूंदी लगी हुई थी। मीट के पैकेट्स खुले पड़े थे और उनसे सड़ांध आ रही थी। इंस्पेक्टर ने फर्श की तरफ देखा। वहां बड़े बड़े कॉकरोच मजे से घूम रहे थे। तुम्हारे पेपर्स तो बहुत सही हैं, लेकिन तुम्हारा खाना जहर है। इस जगह का किचन अभी इसी वक्त सील किया जाता है। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपने फोन से कुछ बड़े लोगों को कॉल किया, लेकिन कोई भी इस मामले में दखल देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि मुंडे के मामलों में जो पड़ेगा वो खुद भी फंसेगा। उसी दिन मुंबई के 5 सबसे बड़े और नामी क्लब्स के लाइसेंस सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिए गए। इनमें MIG क्रिकेट क्लब, RK जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना और वेलिंगटन कैथोलिक जिमखाना शामिल थे। मलाड वेस्ट का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब तो बिना किसी फूड लाइसेंस के ही चल रहा था। उसे तुरंत ताला लगा दिया गया। इसके बाद FDA की टीम उन जगहों पर पहुंची जिन पर पीढ़ियों से लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। 110 साल पुरानी पारसी डेयरी फार्म, ये जगह अपने शुद्ध दूध और मिठाइयों के लिए जानी जाती थी। लेकिन जब इंस्पेक्शन हुआ तो वहां भी भयंकर गंदगी मिली। पारसी डेयरी फार्म का भी काम रोक दिया गया। चर्च गेट का 73 साल पुराना केरुस्तम आइसक्रीम पार्लर, ये जगह मुंबई के कल्चर का हिस्सा थी। लेकिन जब FDA वाले वहां पहुंचे तो उन्हें किचन के अंदर जिंदा चूहे भागते हुए मिले। एक्सपायर्ड फ्लेवरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल हो रहा था, उसे भी तुरंत बंद करवा दिया गया। भिंडी बाजार का मशहूर शालीमार रेस्टोरेंट, 60 साल पुराना पूर्णिमा, नूर मोहम्मदी होटल, सबके सब इसी कार्रवाई की चपेट में आ गए। एक बहुत बड़े मीडिया चैनल ने मुंडे का इंटरव्यू लिया। एंकर ने तीखे सवाल किए। मुंडे सर, आप जिन जगहों को बंद कर रहे हैं वो मुंबई की विरासत हैं। लोग वहां सालों से जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं? क्या आप उन्हें सुधरने का एक मौका नहीं दे सकते थे? विरासत का मतलब यह नहीं होता कि आप लोगों को गंदगी परोसने लगे। पुराना होने का मतलब यह नहीं है कि आप कानून से ऊपर हो गए हैं। अगर किसी आम ढाबे में चूहे मिलते हैं तो हम उसे बंद कर देते हैं। तो फिर बड़े क्लब या 70 साल पुराने पार्लर को छूट क्यों मिलनी चाहिए? लोगों की सेहत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर गंदगी मिलेगी तो ताला लगेगा, बस। इस एक बयान ने पूरे फूड इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। जिन रेस्टोरेंट्स को लगता था कि वो VIP हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई। अब उन्हें डर सिर्फ चालान का नहीं था, उन्हें डर था कि अगर मुंडे की टीम आ गई तो उनका वो नाम मिट्टी में मिल जाएगा जो उन्होंने सालों में बनाया था। रातों रात रेस्टोरेंट्स में सफाई अभियान शुरू हो गए। जो कुक कल तक पसीने से सने हाथों से खाना बनाते थे, वो आज सिर पर कैप और हाथों में ग्लव्स पहनकर काम कर रहे थे। ये बदलाव मुंडे के छापे से नहीं आया था, ये बदलाव मुंडे के नाम के खौफ से आया था। 24 जून 2026 महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। सदन में कई विधायक मौजूद थे। तभी NCP के एक बहुत ही सीनियर विधायक जितेंद्र अवहाड़ अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्होंने स्पीकर से बोलने की इजाजत मांगी। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में आज एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। राज्य में एक ऐसा अफसर है जो लोगों की जान बचाने का काम कर रहा है, जो फूड माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ड्रग लॉबी और फूड माफिया मिलकर इस अफसर का ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक अफसर को हटाने के लिए यह माफिया 250 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर रहा है,
ताकि इस ईमानदार आदमी को कुर्सी से हटाया जा सके और ये लोग फिर से जनता को जहर खिला सकें। 250 करोड़ ये कोई छोटी रकम नहीं थी। ये रकम इस बात का सबूत थी कि मुंडे ने जिस माफिया की पूंछ पर पैर रखा था वो कितना बड़ा और कितना ताकतवर था। ये देश की सबसे बड़ी होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ने अपनी पूरी लॉबी मुंडे के खिलाफ खड़ी कर दी। HRAWI, NRAI और AHAR जैसी बड़ी संस्थाओं ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी। हम राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हमारे व्यापार को खत्म कर रहे हैं। इन एसोसिएशंस ने दो बहुत ही अजीब सी मांगे रखी। पहली मांग, लाइसेंस को सीधे सस्पेंड मत कीजिए। अगर किसी रेस्टोरेंट में कोई कमी पाई जाती है तो उसे इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाए। उसे सुधरने के लिए 15 से 30 दिन का समय दिया जाए। इस मांग का सीधा सा मतलब था कि अगर आप हमें जहर बेचते हुए पकड़ लें तो हमें तुरंत बंद मत कीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम फिर से जुगाड़ बिठा सकें। दूसरी मांग, अगर किसी रेस्टोरेंट पर कार्रवाई होती है तो उसका नाम मीडिया और पब्लिक में उजागर ना किया जाए। नेम एंड शेम की पॉलिसी बंद की जाए। ये मांग बताती थी कि इन बड़े होटल्स को असल डर किस बात का था। उन्हें जुर्माने के पैसे देने से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें सस्पेंशन से भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उनका सबसे बड़ा डर यह था कि अगर पब्लिक को पता चल गया कि उनके महंगे रेस्टोरेंट के किचन में मरे हुए चूहे पड़े हैं तो लोग उनके यहाँ आना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वो अपनी ब्रांड इमेज बचाना चाहते थे, भले ही उसके पीछे लोगों को कैसा भी खाना परोसा जा रहा हो। 3 जुलाई 2026 नवी मुंबई के एक बहुत ही बड़े और महंगे 5 स्टार होटल पार्किन बाय रेडिसन का लाइसेंस मुंडे की टीम ने सस्पेंड कर दिया था। वजह थी उनके किचन में मिली भयानक गंदगी। होटल मैनेजमेंट ने इस सस्पेंशन के खिलाफ सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दी। होटल के वकील ने बहुत ही सधे हुए लहजे में शुरुआत की। माय लॉर्ड, FDA की ये कार्रवाई पूरी तरह से तानाशाही है। हमारा होटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। हमारा कंप्लायंस स्कोर 95% से भी ज्यादा है। हम हर नियम का पालन करते हैं। FDA टीम को सिर्फ हमारी एक डिश के अंदर 2 छोटे कीड़े मिले और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारा पूरा होटल, हमारा पूरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ये सजा अपराध से कहीं ज्यादा बड़ी है। जज साहब ने पूरी बात को बहुत ही ध्यान से सुना। उन्होंने सरकारी वकील की तरफ देखा और कहा, वकील साहब, हम इंडिया में रहते हैं, हमें चीजों को लेकर थोड़ा रियलिस्टिक रुख अपनाना पड़ेगा। अगर पूरे होटल का स्कोर 95% है तो सिर्फ 2 कीड़ों के लिए पूरा लाइसेंस रोक देने की क्या जरूरत है? क्या ये कदम बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? सरकारी वकील ने बहुत ही मजबूती से कहा, अगर आज हमने ये तय कर दिया कि इंडिया में 2 कीड़े चल जाते हैं तो कल कोई दूसरा होटल आकर कहेगा कि 4 कीड़े भी चल जाते हैं। हम लाइन कहां खींचेंगे? खाने की सुरक्षा में कोई परसेंटेज नहीं होता। या तो खाना साफ है या फिर वो जहर है, और ये जहर था। माय लॉर्ड, सवाल ये नहीं है कि कीड़े 2 थे या 10 थे। सवाल ये है कि फूड सेफ्टी के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज कहां कर रहे हैं। बहस बहुत लंबी चली, लेकिन कोर्ट ने उस दिन होटल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वो सस्पेंशन रद्द कर दिया। ये फूड माफिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्हें लगा कि अब वो अदालत के सहारे मुंडे के हर ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान जज ने तंज कसते हुए तुकाराम मुंडे से पूछ लिया, आप लोग सिर्फ प्राइवेट रेस्टोरेंट्स पर ही इतना जोर क्यों दिखाते हैं? क्या कभी गवर्नमेंट ऑफिस का कैंटीन का खाना जाकर देखा है कि वहां क्या पक रहा है? इसके बाद अगले ही दिन FDA की टीम बिना किसी को बताए हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गई। उन्होंने सीधे हाई कोर्ट की कैंटीन का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। वहां भी भारी अनियमितताएं मिली और बिना किसी डर के FDA ने हाई कोर्ट के अंदर मौजूद कैंटीन पर भी ताला लगा दिया। 250 करोड़ रुपए का फंड तैयार था। नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा था। होटल्स की लॉबी अपना काम कर रही थी। अदालत से भी कुछ फैसले खिलाफ आ चुके थे। सबको लग रहा था कि अब तुकाराम मुंडे का 26वां ट्रांसफर पक्का है। 1-2 दिन में ऑर्डर आ जाएगा और वो किसी ऐसी जगह भेज दिए जाएंगे जहां वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि मुंडे को हटाने की साजिश हो रही है, पूरा महाराष्ट्र सड़कों पर उतर आया। आम जनता जो रोज मिलावटी खाना खाकर बीमार हो रही थी, उसे पहली बार कोई ऐसा अफसर दिखा था जो उनके लिए लड़ रहा था। पुणे की सड़कों पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने एक बहुत बड़ा सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया। चौराहों पर बड़े बड़े बैनर लग गए। हजारों लोग अपनी गाड़ियां रोककर उन कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। मंगलवेदा नाम के इलाके में तो लोगों ने सड़क पर मुंडे की बड़ी सी तस्वीर रखी और उस पर असली दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सिर्फ मुंडे का नाम ट्रेंड कर रहा था। लोग लिख रहे थे, हमें अपना सिंघम वापस चाहिए। इस आदमी को पूरे देश का फूड रेगुलेटर बना दो। जनता का ये दबाव इतना ज्यादा था कि जो नेता कल तक मुंडे को हटाने की लॉबी का हिस्सा थे, वो अब अपने ही वोट बैंक को खिसकता हुआ देख रहे थे। महाराष्ट्र असेंबली में एक अजीब सा नजारा देखने को मिला। वो नेता जो हर मुद्दे पर एक दूसरे से लड़ते थे, वो आज मुंडे के समर्थन में एक साथ खड़े हो गए। सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले,
रईस शेख और प्रशांत बाम सबने एक ही सुर में कहा कि इस अफसर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। शिवसेना के एक विधायक ने तो स्पीकर के सामने जाकर बोल दिया, इनका ट्रांसफर इनके रिटायरमेंट तक मत करो, हमें ऐसे ही अफसर चाहिए। आखिरकार जनता के दबाव के आगे 250 करोड़ रुपए का फंड भी हार गया। एफडीए मंत्री नरहरी जिरवाल को खुद सदन में खड़े होकर ये आधिकारिक बयान देना पड़ा। मैं इस सदन और महाराष्ट्र की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि तुकाराम मुंडे का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, वो वहीं रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। ये सिर्फ एक अफसर की जीत नहीं थी, ये इस बात की जीत थी कि अगर कोई इंसान सिस्टम के अंदर रहकर ईमानदारी से लड़ने की ठान ले तो सिस्टम को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। आज महाराष्ट्र एफडीए के पास कुल मिलाकर सिर्फ 350 फूड इंस्पेक्टर हैं और 60 ड्रग ऑफिसर्स हैं, जबकि मुंडे खुद बताते हैं कि 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य के लिए उन्हें कम से कम 2100 अफसरों की जरूरत है। ये विभाग अपनी जरूरत के छठे हिस्से से भी कम स्टाफ पर चल रहा है, लेकिन मुंडे ने मात्र 2 महीने में यह साबित कर दिया कि असली दिक्कत स्टाफ की कमी नहीं थी, असली दिक्कत नीयत की कमी थी। अगर आपके पास हजारों अफसर हैं लेकिन वो सारे भ्रष्ट हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपके पास कुछ गिने चुने अफसर हैं और उनका लीडर एक ऐसा इंसान है जो बिकता नहीं है, तो वो पूरे राज्य का नक्शा बदल सकता है। सोचिए, अगर तुकाराम मुंडे को 3 साल तक बिना किसी रोक टोक के काम करने दिया जाए, अगर मुंडे को पूरा स्टाफ दे दिया जाए, तो ये देश का क्या रूप बदल सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।